हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू उज्ज्वल लॉ क्लासेस। आज मैं आपको भारतीय दंड संहिता का चैप्टर 11 में जो प्री एग्जाम में महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जिन धाराओं से पूछे जाते हैं, उसके बारे में मैं आपसे बताऊंगा। देखिए, धारा 191 है मिथ्या साक्ष्य देने संबंधी। अगर कोई व्यक्ति सत्य कथन करने के लिए शपथ द्वारा या विधि के किसी अव्यक्त उपबंध द्वारा या किसी विषय पर घोषणा करने के लिए वह बाध्य है और वहां पर वह ऐसा मिथ्या कथन करता है जो कि उसको पता है कि और उसको विश्वास भी है कि ये जो तथ्य है, ये जो साक्ष्य है, वो बिल्कुल असत्य है, मिथ्या है, झूठा है, लेकिन फिर भी वह इस प्रकार से न्यायालय के समक्ष देता है, तो वह 191 के अंतर्गत जो है यहाँ मिथ्या साक्ष्य देने का दोषी होगा। ये देखो, यहाँ पर न्यायिक कार्यवाही के दौरान दिया जाता है या किसी लोक सेवक के समक्ष जो है वह विधि द्वारा बाध्य है वो कथन करने के लिए, या किसी लोक सेवक के समक्ष वह किसी घोषणा करने के लिए बाध्य है और वहाँ पर मिथ्या चीज या मिथ्या साक्ष्य जो है इस प्रकार से देता है, तो वह 191 के अंदर दोषी होता है। जैसे कि अगर पुलिस ऑफिसर सेक्शन 161 सीआरपीसी के अंदर इन्वेस्टिगेशन कर रही है और वहाँ लोगों के बयान दर्ज करती है, अगर वहाँ भी जब बयान किसी व्यक्ति के दर्ज कर रहे और वहाँ पर वह व्यक्ति जिससे जो कि विधि द्वारा बाध्य है सत्य कथन करने के लिए और वहां पर वह झूठे कथन करता है, तो 191 आईपीसी के अंदर वह दोषी माना जाएगा। इसी प्रकार से अगर सेक्शन 164 सीआरपीसी के अंतर्गत मजिस्ट्रेट के समक्ष कन्फेशन करते हुए या कोई स्टेटमेंट देते हुए वह झूठे कथन करता है, तब भी सेक्शन 191 जो है लागू होती है। अगर कोई व्यक्ति पहले से ही विवाहित है और अभी उसने पहले विवाह की पत्नी को या पति जैसी भी स्थिति हो उसमें जो है डिवोर्स नहीं दिया और सेकंड मैरिज करता है, यानी कि पहले विवाह को कायम रहते हुए दूसरी शादी करता है, तो वहां वह सेक्शन 191 के अंतर्गत जो घोषणा करता है कि मैं अविवाहित हूं, क्योंकि अगर घोषणा कर रहा द्विविवाह घोषणा करती तो शादी नहीं हो सकती उसकी, क्योंकि कानून के अंतर्गत जो है द्विविवाह कर नहीं सकते। लेकिन अगर उसने ये कहा कि मैं अविवाहित हूं और इस प्रकार से शादी करता है, दूसरी शादी रचता है, तो वह जो है क्योंकि घोषणा कर रहा लोक सेवक के समक्ष, तो 191 के अंतर्गत वह जो है इस प्रकार से दोषी माना जाएगा। इसी प्रकार से अगर कोई व्यक्ति सिविल वाद में रिटन स्टेटमेंट फाइल करता है और वहां पर उन तथ्यों को जो कि सत्य हैं उनको जानबूझकर झूठा कहता है, वहां पर अस्वीकृति करता है या उन कथनों को मिथ्या साबित करने की कोशिश करता है, जिसको कि वो जानता है कि ये कथन सत्य हैं और जानबूझकर घोषणा कर वहां पर अव्यक्त रूप से उनको अस्वीकृत करता है, यानी कि डिनाइल करता है, तो वह भी 191 के अंतर्गत यहाँ परिभाषा में आने वाले अपराध से दोषी होगा। इसी प्रकार से मान लो वादी हो चाहे प्रतिवादी हो, वादी अपने वाद पत्र में और प्रतिवादी अपने प्रतिवाद पत्र में या उत्तर पत्र में सत्यापन को सत्यापित करता है और वे सब कथन जो उसने अपने वाद पत्र में कहे या जवाब दावे में कहे वे सब मिथ्या हैं, गलत हैं। उसके विश्वास में वो जानता है कि ये गलत है और मैं गलत कर रहा और उनको सत्यापित करता है, तो भी सेक्शन 191 के अंतर्गत ये वे इसका दोषी माना जाएगा। इसी प्रकार से अगर सब रजिस्ट्रार के समक्ष कोई डीड को एग्जीक्यूट करता है, चाहे वो गिफ्ट डीड हो, सेल डीड हो या पावर ऑफ अटॉर्नी हो, आदि आदि जो भी डीड है, तो वहाँ पर घोषणा करने के लिए वह विधि द्वारा आबद्ध है लोक सेवक के समक्ष। रजिस्ट्रार एक लोक सेवक है, उसके समक्ष अगर वह वहाँ मिथ्या झूठा बोलता है या मिथ्या बात करता है, तो वह भी 191 में परिभाषित मिथ्या साक्ष्य देता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर मिथ्या साक्ष्य देने के लिए
दोषी जो है उसको दंडित करने का प्रावधान सेक्शन 193 के अंदर है। दोनों सेक्शनों का 191 का भी और 192 दोनों का दंड ये 193 में। अब हम दूसरे सेक्शन बढ़ते हैं 192 जिसमें मिथ्या साक्ष्य गणना है। अभी न्यायिक कार्रवाई नहीं है। 192 के अंतर्गत अभी कोई जुडिशियल प्रोसीडिंग नहीं हुई है, लेकिन उससे जो मिथ्या साक्ष्य हम गढ़ रहे, फैब्रिटी के एविडेंस कर रहे, वो जो है किसी न्यायिक कार्रवाई में या किसी लोक सेवक के समक्ष कार्रवाई में या मध्यस्थ के समक्ष कार्रवाई में यूज की जाएगी, प्रयोग की जाएगी। अभी प्रयोग नहीं हो रहा, 191 के अंदर वो प्रयोग हो रहा, यानी कि विधि द्वारा बाध्य है वह न्यायिक कार्रवाई में साक्ष्य देने के लिए। लेकिन यहाँ पर जो है अभी वह कार्रवाई न्यायालय में संचालित नहीं, उससे पूर्व की बात है। लेकिन वो संचालित हो सकती है किसके समक्ष? न्यायिक कार्रवाई यानी कि न्यायालय के समक्ष या किसी लोक सेवक के समक्ष या किसी मध्यस्थ के समक्ष कार्रवाई हो सकती है और एक व्यक्ति को झूठा फंसाया जा सकता है। इस द्वारा चाहे तो वह पुस्तक में, अभिलेख में या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को इस प्रकार से गढ़ता है या रचता है जिससे कि किसी व्यक्ति को न्यायिक कार्रवाई में या लोक सेवक के समक्ष कार्रवाई में या मध्यस्थ के समक्ष कार्रवाई में उसको फंसाया जा सके। तो वहां पर जो है वह मिथ्या साक्ष्य गढ़ता है। जैसे कि एक व्यक्ति बी के बक्से में कोई नकली करेंसी रखता है या कोई ब्राउन शुगर या कोई अन्य विनिषिद्ध वस्तु इस प्रकार से रखता है जिससे कि उसको फंसाया जा सके, तो वहां पर वह मिथ्या साक्ष्य गढ़ता है, यानी कि फैब्रिकेटेड एविडेंस जो है उसने तैयार की जो कि न्यायिक कार्रवाई में प्रयोग की जाएगी या लोक सेवक के समक्ष कार्रवाई में प्रयोग की जाएगी या किसी मध्यस्थ के समक्ष कार्रवाई में प्रयोग की जाएगी। न्यायिक कार्रवाई का वही मतलब है जो भारतीय दंड संहिता की धारा 2I में दिया गया है कि न्यायिक कार्रवाई एक ऐसी कार्यवाही है जो जिस पर की साक्ष्य वैध रूप से शपथ पर लिया जा सकता है। तो यहाँ पर अगर वैध रूप से शपथ पर यानी कि न्यायालय के समक्ष कोई कार्रवाई होती है या लोक सेवक के समक्ष कोई कार्रवाई होती है या मध्यस्थ के समक्ष कोई कार्रवाई होती है और उस अभियुक्त ने दूसरे व्यक्ति को फंसाने के लिए कोई पुस्तक या कोई अभिलेख या कोई इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख गढ़ा है या रचा है जिससे कि उसके विरुद्ध यह कार्रवाई शुरू कराई जा सके, उसको जो है उस अपराध में फंसाया जा सके, तो वहाँ वह व्यक्ति जो है वो सेक्शन 192 के अंतर्गत मिथ्या साक्ष्य गढ़ने का दोषी होगा। एक बात इसमें महत्वपूर्ण है, अभियुक्त ने जो पुस्तक लिखी जिसमें या कोई अभिलेख लिखा या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख लिखा जिसमें कि उस व्यक्ति को यानी गढ़ा या रचा जिससे कि उस व्यक्ति को उस अपराध में फंसाया जा सके, तो वहाँ पर ये एविडेंस ऐसा होना चाहिए जो इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 136 के अंदर ग्राह्य हो। अगर वह ग्राह्य ही नहीं है तो सेक्शन 192 लागू नहीं होती। उसके बाद अगर कोई झूठा शपथ पत्र न्यायालय में देता है, झूठा शपथ पत्र जिससे कि दूसरे व्यक्ति को फंसाया जा सके, तो वहां भी वह व्यक्ति जो है सेक्शन 192 के अंतर्गत मिथ्या साक्ष्य गढ़ने का या रचने का दोषी माना जाएगा, क्योंकि उसने दूसरे व्यक्ति को फंसाने के लिए वह फॉल्स एफिडेविट जो है तैयार किया। उसके बाद जब चाहे 199 के अंदर मिथ्या साक्ष्य देना हो या 192 के अंदर मिथ्या साक्ष्य करना हो, दोनों का दंड जो है 193 के अंतर्गत है। यहाँ पर जो है अभियुक्त को दंडित करने का प्रावधान दिया गया है। उसके बाद तीसरी चौथी जो महत्वपूर्ण धारा है 201 है। सेक्शन 201 के अंतर्गत जो है यहाँ पर अपराध के विलोपन यानी कि अपराध जो हुआ अपराध के साक्ष्य का एविडेंस का विलोपित करना यानी कि उसको जो है नष्ट करना, साक्ष्य का नष्ट करना या अपराधी को जो है उस अपराध से बचाने के लिए जो कार्य किए जाते हैं उसके लिए दंड का प्रावधान किया गया है। यानी कि किसी व्यक्ति ने यानी कि अभियुक्त ने एक किसी व्यक्ति का मर्डर कर दिया और मर्डर करने के पश्चात एक व्यक्ति को साथ में ले लिया और उस डेड बॉडी को जो है कहीं गड्ढे में दबा दिया वगैरह कर दिया, तो वह जो है सेक्शन 201 के अंतर्गत जो है दोषी माना जाता है। यानी कि साक्ष्य जो
यहाँ पर साक्ष्य का विलोपित किया और उसको जो है यानी कि बचाने के लिए, अभियुक्त को बचाने के लिए वे कार्य कर रहा, तो वहाँ सेक्शन 201 के अंदर है। यह एक महत्वपूर्ण चीज़ है कि कोई अभियुक्त जो है सेक्शन 302 से अगर बरी हो गया तो ये जरूरी नहीं कि वो 201 से बरी हो जाएगा, नहीं। अगर 302 से बरी हो गया लेकिन ये साबित हो गया कि उसने साक्ष्य का विलोपन किया, तो वहाँ पर उसको 201 के अंतर्गत दंडित किया जा सकता है, क्योंकि ये तो अभियोजन पक्ष ने अपने मामले को साबित करना पड़ेगा युक्तियुक्त संदेह से परे कि अभियुक्त ने यह अपराध किया है उसके अकॉर्डिंग। लेकिन मिथ्या साक्ष्य अगर साक्ष्य का उसने विलोपन किया और उसको साबित कर दिया तो 201 के अंतर्गत उसको दंडित किया जा सकता है। एक बहुत महत्वपूर्ण केस है, इसमें प्री एग्जाम में तो नहीं आया, मेंस एग्जाम में आया है, राजस्थान में भी, यूपी में भी आया है, एपीओ में, कि एक लड़की थी जो बी व्यक्ति से प्रेम करती थी। वह लड़की बी व्यक्ति के घर वैलेंटाइन डे पर गई और उससे कहा कि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, तुम मुझसे शादी कर लो वरना मैं तुम्हारे घर पे यहीं पर जहर खाकर मर जाऊंगी। और उस व्यक्ति ने जो है ये कहा कि मर जाओ, मुझे कोई मतलब नहीं है, और वहाँ पर उसने उससे शादी से बिल्कुल इनकार कर दिया और ये कहा कि अगर तुम मरना चाहो तो मर जाओ, मुझे कोई मतलब नहीं तुमसे। तो वहाँ वो उस लड़की ने जहर खा लिया और जहर खाने के पश्चात उसकी मृत्यु होगी। अभियुक्त ने देखा कि ये लड़की तो मर चुकी है, तो उसने उसको नाले में फेंक दिया। तो यानी कि उस अभियुक्त ने वहाँ सेक्शन 201 के अंतर्गत साक्ष्य का विलोपन किया, इसीलिए जो है उसको दंडित किया जाएगा। हालांकि इसमें 3 अपराध सर्जित होते हैं, क्योंकि सेक्शन 306 आईपीसी के अंदर उन्हें उस व्यक्ति ने आत्महत्या के लिए उसको दुष्कृत किया। अगर वो ये कहता कि भाई मैं तुमसे प्रेम करता था, प्रेग्नेंट भी हुई और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तो कोई बात नहीं थी, लेकिन उसने जो है उस लड़की ने कहा कि मैं आत्महत्या कर लूँगी, तो उसने कहा जैसी तुम्हारी इच्छा हो तो कर लो, मर जाओ। तो यानी कि उसने जो आत्महत्या के लिए दुष्कृत किया और सेक्शन 201 के अंतर्गत ये उसने उसकी डेड बॉडी को नाले में फेंक दिया, यानी कि विलोपित किया। और 202 के अंतर्गत जो है उसने अपराध 202 के अंतर्गत अपराध किया, क्योंकि उसने जो है किसी घटना की सूचना जो है पुलिस ऑफिसर को या लोक सेवक को देनी चाहिए थी और वहाँ पर नहीं दी, इसलिए उसने 202 के अंतर्गत भी अपराध किया। उसके बाद 202 में इत्तला देना, यानी कि इत्तला देने के लिए अगर कोई व्यक्ति विधि द्वारा अबद्ध है, बाध्य है और वह उसकी सूचना नहीं देता, तो सेक्शन 202 के अंतर्गत, जैसे कि पूर्व में अभी कहा मैंने कि उस लड़की ने जब आत्महत्या कर ली थी तो उसकी सूचना पुलिस को देनी चाहिए थी, लेकिन उस व्यक्ति ने पुलिस को नहीं दी, तो वहाँ पर यहाँ पर जो है उसने 202 के अंतर्गत भी ऑफेंस किया है। उसके बाद एक महत्वपूर्ण धारा है धारा 209, जिसमें कि कोई व्यक्ति अगर किसी दूसरे व्यक्ति पर मिथ्या कथनों के आधार पर कोई वाद लाता है और ये साबित हो गया कि वाद जो है बिल्कुल फेक था, फाल्स था बिल्कुल, और वह जो है वाद निरस्त कर दिया जाता है न्यायालय द्वारा, तो सेक्शन 209 के अंतर्गत उस व्यक्ति के विरुद्ध जिसने यानी कि प्रतिवादी, जो पहले वाद में सिविल वाद में प्रतिवादी था, वादी के विरुद्ध यहाँ पर सेक्शन 209 के अंतर्गत क्रिमिनल केस कर सकता है और उसकी लायबिलिटी बनेगी। सेक्शन 211 के अंतर्गत, सेक्शन 211 में अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के विरुद्ध उसको परेशान करने की नियत से या बदला लेने की नियत से झूठा केस जो है न्यायालय के समक्ष पेश करता है, जैसे कि कंप्लेंट, अगर वह परिवाद करता है, किसी व्यक्ति झूठा परिवाद करता है और वह परिवाद जो है सेक्शन 203 के अंतर्गत खारिज हो जाता है या खारिज हो जाता है, तो वहाँ पर जो है वह व्यक्ति जिसके विरुद्ध उसने प्रोसीडिंग चलाई थी, तो उसके विरुद्ध सेक्शन 211 के अंतर्गत ये क्रिमिनल लायबिलिटी बनती है और उसको जो है यहाँ पर, क्योंकि उसने अपराध किया, एक व्यक्ति को बिना किसी कारण के तंग व परेशान करने की नियत से उस पर कार्य किया था। 201 में तो क्योंकि न्यायालय की प्रक्रिया है, 201 में नहीं, जैसे ही उसको नोटिस जाएगा सेक्शन 204 के अंदर और वह अपना क्या नाम डिफेंस पेश करेगा और वहाँ पर वह परिवाद जो है
खारिज होता है, यानी कि अभियुक्त के विरुद्ध किसी प्रकार का कोई लायबिलिटी नहीं बनती, यानी कि परिवाद साबित ही नहीं होता, तब 211 बनेगी। 182 में अगर लोक सेवक के समक्ष जो है कोई FIR की, फेक FIR की उसमें होता है, और सेक्शन 211 के अंदर अगर न्यायालय के समक्ष कोई कार्रवाई यानी कि कंप्लेंट संचालित की और कंप्लेंट रद्द कर दी गई न्यायालय द्वारा, तो वहां पर 211 की प्रोसीडिंग चलती है। 182 में FIR होगी लोक सेवक के समक्ष की, 211 न्यायालय के समक्ष होती है। उसके बाद एक महत्वपूर्ण धारा और है 228। सेक्शन 228 में यह है कि न्यायालय में बैठे हुए न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट का अवमानना करना, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करना, यानी कि न्यायालय में कोई न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट जो है न्यायिक कार्य कर रहा है और न्यायिक कार्य में बाधा उत्पन्न कर रहा, कोई भी व्यक्ति या अभियुक्त कोई भी व्यक्ति अगर इस प्रकार से बाधा उत्पन्न करता है तो सेक्शन 228 इंपोज होती है, उस पर जो है लागू हो जाएगी। तो न्यायालय के बाहर कुछ भी आप क्या नाम किसी न्यायाधीश से बात कर सकते हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर 228 केवल और केवल वहाँ है जबकि न्यायालय में बैठे हुए न्यायिक अधिकारी का आप जो है जानबूझकर अपमान करते हो, उसको कार्य करने में बाधा उत्पन्न करते हो, तो सेक्शन 228 के अंतर्गत जो है वह व्यक्ति दंडित किया जाएगा। न्यायालय के बाहर नहीं, केवल न्यायालय में, ठीक है जी। वो किसी भी कार्य से हो सके। वैसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट दो प्रकार की होती है, एक क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होती है जो 228 में है, एक सिविल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होती है, यानी कि न्यायालय के आदेश का या निर्णय का या डिग्री का अनुपालन न करना। उसके लिए कंटेम्प्ट एक्ट अलग से बनाया गया है, उसमें भी दंड का प्रावधान है, और सेक्शन 228 के अंतर्गत भी और CRPC में 345 में भी इसके लिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का दंडित करने की जो प्रक्रिया है उसमें दी गई है 228 में। उसके बाद है सेक्शन 228A। सेक्शन 228A ये जो है उन मामलों में लागू होता है जो कि महिलाओं के विरुद्ध अपराध होते हैं, जैसे कि सेक्शन 376 है, 376A है, 376AB है, 376B है, 376C है, D है, DA है, DB है और 376E है। अगर इनमें कोई अपराध है किसी महिला के विरुद्ध किया गया तो उस महिला का नाम जो डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा, ना ही तो प्रकाशित किया जाएगा, ना ही कहीं मुद्रित किया जाएगा। और तो न्यायालय में भी या इस प्रकार से नाम उस महिला का डिस्क्लोज रहेगा, क्योंकि भारतीय परिस्थितियों को देखते हुए इस बारे में ये कानून बनाया गया कि उसके नाम को डिस्क्लोज न करें 228 के अंतर्गत। यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति किसी बलात्कार पीड़ित महिला का नाम जो है मुद्रित करता है या प्रकाशित करता है तो 2 वर्ष तक के कारावास को उसको दंड का प्रावधान जो है सेक्शन 228 के अंतर्गत किया गया है। इसमें स्पष्टीकरण में 228A के स्पष्टीकरण में कहा गया कि उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की कार्रवाइयों में नाम जो है प्रकट हो सकता है, लेकिन स्वयं सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर कई ऐसे मामले हैं जिनमें कि ये कहा कि उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय भी बलात्कार पीड़ित महिला का नाम जो है प्रकाशित या मुद्रित नहीं करेंगे, क्योंकि इससे समाज में उस महिला की बदनामी होती है। पहला केस है भूपेंद्र शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश का है। दूसरा केस दिनेश बनाम राजस्थान राज्य का है। तीसरा केस ओम प्रकाश बनाम उत्तर प्रदेश राज्य का है, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि किसी बलात्कार पीड़ित महिला का नाम ये डिस्क्लोज नहीं हो सकता, नहीं करना चाहिए, ना ही उच्च न्यायालय ने, न उच्चतम न्यायालय ने, भले उनको प्रोटेक्शन ये कानून के अंदर दी गई है, लेकिन उन्हें भी नहीं करना चाहिए क्योंकि भारतीय परिस्थितियाँ समाज की अलग हैं। उसके बाद एक धारा है 229 का है, यानी कि A 229A के अंतर्गत अगर कोई अभियुक्त जमानत पर छोड़ा गया है या बंद पत्र पर छोड़ा गया है और वह जो है यहाँ पर उस जमानत का या बंद पत्र का उल्लंघन करता है, यानी कि न्यायालय में जमानत की शर्तों का अनुपालन में वह न्यायालय में हाजिर नहीं होता है या बंद पत्र की शर्तों के अनुसार वह न्यायालय में हाजिर नहीं होता है, तो 229A के अंतर्गत उसको दंडित करने का प्रावधान किया गया है। और जमानत करा ली और फरार हो गया, बंद पत्र दे दिया और फरार हो गया, तो वहाँ पर 1 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित करने का प्रावधान 229A के अंतर्गत किया गया है।
इस प्रकार चैप्टर नंबर 11 में ये सेक्शन जो है, जो मैंने आपसे अभी किए जिसके बारे में बता, सेक्शन 191, 192, 193, 201, 202, 209, 211, 228, 228 ए और 229 ए बड़े ही महत्वपूर्ण हैं और इनसे जो है पीसीएसजे और एपीओ में निश्चित रूप से सवाल आते हैं और हमेशा आए और आगे भी पूरी संभावना आने की। इस प्रकार से आप मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना, जिससे कि मैं जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहित होकर आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो बनाऊँ। धन्यवाद।